अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और एमसीक्यू प्रिपरेशन के अंदर ये सीएसएस के का 2011 का पेपर है, पेपर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच द फॉलोइंग एंजाइम विच वन ऑफ द एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन सलाइवा। तो सलाइवा जो है इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिवरी अमाइलेज, और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है टाइलिन। तो टाइलिन जो है ये मौजूद होता है सलाइवा के अंदर। ये वर्क करता है किसके ऊपर? ये वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, लाइक स्टार्च के ऊपर वर्क करता है और इसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये टाइलिन होता है। पेप्सिन जो है ये मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो कि स्टमक में पाया जाता है। एंटेरोकाइनेज जो है ये ड्यूडेनम से रिलीज़ होता है और ये बेसिकली करवाता क्या है, ये ट्रिप्सिनोजिन जो आता है, ट्रिप्सिनोजिन जो कि पेनक्रियास से आता है उसको कन्वर्ट करवाता है ट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है, लाइपेज जो है ये भी पेनक्रियाटिक जूस में से रिलीज पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पाया जाता है और ये लिपिड्स के ऊपर वर्क करता है, लिपिड्स के ऊपर वर्क करता है और उन्हें कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर आफ्टर हार्मोनल एक्शन ऑन टारगेट सेल। तो हमारे पास दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन बेसिकली केमिकल मैसेंजर होता है। तो दो तरह के मेन हार्मोन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं पेप्टाइड, एक को हम कहते हैं स्टेरॉइड। अब पेप्टाइड वो होता है कि जो प्रोटीन का बना होता है, स्टेरॉइड वो होता है जो लिपिड का बना होता है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो लिपिड इन नेचर होती है, तो पेप्टाइड वाला जो है ना वो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन स्टेरॉइड वाला अंदर जा सकता है। तो पेप्टाइड हार्मोन के लिए ना रिसेप्टर लगा हुआ होता है सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जब ये यहाँ पर आकर बैठता है तो इसका मैसेज रिसेप्टर को मिलता है, फिर रिसेप्टर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को मैसेज पास ऑन करता है। तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर। क्यों? क्योंकि पहला मैसेंजर हार्मोन है और दूसरा मैसेंजर ये केमिकल है जो आगे मैसेज को ट्रांसफर करेगा। तो साइक्लिक एएमपी जो है ना ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सेकंड मैसेंजर के तौर पर बिहेव करता है। किस हार्मोन के लिए? पेप्टाइड हार्मोन के लिए, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन्स को कोई रोकता नहीं है तो वो डायरेक्टली अंदर चले जाता है। Now besides the nucleus of the cell which organelles also contain DNA, the DNA जो हमारे पास है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मेनली हमें पता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, बट अदर देन न्यूक्लियस दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि जिनके पास अपना DNA मौजूद होता है। गोल्जी बॉडीज़ नहीं है, लाइसोसोम्स नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है और दूसरा प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर भी अपना DNA मौजूद होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, यानी ये आधा आज़ाद होता है, सेल से ही अपनी मर्जी से रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी काम की चीज़ें जो है वो खुद बना सकता है बिना न्यूक्लियस की इंस्ट्रक्शन के। ना लाइसोसोम जो है सेल के अंदर एक बॉडी होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो चीज़ों को तोड़ सकते हैं। तो लाइसोसोम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? तो लाइसोसोम का फंक्शन जो है ऑटोफेगी इसका फंक्शन नहीं है, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर अच्छा ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी दिया हुआ है, मेरे ख्याल में फिर तीनों आ जाएंगे। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा के अंदर जो डाइजेशन होती है वो सेल के अंदर आने के बाद होगी, यानी ये फूड पार्टिकल है, जब ये अंदर आएगा तब डाइजेशन होगी। तो इस डाइजेशन को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर। हमारे अंदर जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, वो सेल के बाहर ही खाना जो है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ट्यूब के अंदर, और डाइजेस्ट होने के बाद खाना जो है वो सेल के अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हमारे पास भी लाइसोसोम होते हैं, ये किस काम आते हैं? तो एक तरह के सेल होते हैं हमारे पास जो बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मैक्रोफेज कहते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया को खाते हैं तो फिर इस बैक्टीरिया को तोड़ने के काम आता है। तो ओवरऑल इसका जो फंक्शन है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। बट अगर ऐसा हो कि जो लाइसोसोम है उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जब ये एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं तो ये सेल के मटेरियल को डाइजेस्ट कर देता है। तो इसे हम ऑटोफेगी भी कहते हैं, ऑटोलाइसिस भी कह सकते हैं, ऑटोफेगी भी कह सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा ना। एबीओ ब्लड सिस्टम जो है इंसानों के अंदर किसकी एग्जाम्पल है? तो ये बिल्कुल भी एपिस्टेसिस की एग्जाम्पल नहीं है, ये मल्टीपल अलील की एग्जाम्पल है। मल्टीपल अलील किसे कहते हैं? जब किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर, किसी एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास दो से ज़्यादा अलील हों। अलील किसे कहते हैं? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ फ्लावर कलर की, तो फ्लावर जो है हमारे पास उसका कलर कंट्रोल करने वाली कोई ना कोई जीन है। अब अगर एक प्लांट है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर अलील का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि इसके पास सिर्फ रेड कलर प्रोड्यूस करने वाली जीन्स हैं। बट अगर इसी प्लांट के अंदर दो तरह के फ्लावर लगते हैं, जैसे कि रोज़ है, तो रोज़ में दो तरह के अगर फ्लावर लग रहे हैं, रेड भी लग रहे हैं और वाइट भी लग रहे हैं, तो अब एक जो है वो डीएनए वो होगा जो रेड कलर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और एक डीएनए जो है वो वाइट कलर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बट ये चूँकि दोनों सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, कैरेक्टर है फ्लावर का कलर, तो
ऑल्टरनेट फॉर्म्स है ये किसकी, सेम जीन की, एक ही जीन है, फ्लावर कलर को कंट्रोल करने के लिए जीन है, बट उसकी दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, तो ऐसी दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स एक दूसरे की अलील्स कहलाते हैं। अब नॉर्मली हमारे पास दो ही अलील्स होती हैं, बट अगर सपोज कर लें किसी प्लांट के अंदर 3 तरह के फ्लावर लग रहे हैं, एक पर्पल भी लग रहा है, तो अब ये 2 से ज़्यादा अलील हो गए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल अलील। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर ये होता है कि एक अलील वो होती है जो कि ए वाली एंटीजन प्रोड्यूस करवाती है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर इस तरह की एंटीजन प्रोड्यूस करवा रही है। एक हमारे पास वो होती है जो बी वाली एंटीजन प्रोड्यूस करवाती है, यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर इस तरह की एंटीजन प्रोड्यूस करवा रही है। और एक हमारे पास वो होती है जो कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करवाती, यानी खाली होता है रेड ब्लड सेल। तो 3 अलील्स हो गई, तो ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल अलील का। एपिस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक जीन जो है वो दूसरी जीन के काम में मुदाखलत करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो ये एपिस्टेसिस, फॉर एग्जांपल इस फ्लावर के पास जो है वो दोनों रेड कलर करवाने वाली अलील्स मौजूद हैं, तो इसका कलर रेड होना चाहिए, लेकिन इसका कलर रेड नहीं हो रहा, कलर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये दूसरी वाली जीन जो है जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या कर रही है, इसे काम करने से रोक रही है। तो ये एपिस्टेसिस होता है। लिंकेज किसे कहते हैं, किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होती हैं, ज़्यादातर जीन्स जो है ना वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही आगे पास ऑन करती हैं, बट कुछ जीन्स जो होती हैं वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। तो इस एक्सचेंज को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और साथ साथ जाना जो है वो लिंकेज कहलाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो होती है कि जिसके अंदर, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा जीन्स होती हैं, तो ऐसे कैरेक्टर्स कहलाते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स, और ये इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंसानों के अंदर अगर मैं बात करूं तो हाइट जो है ना वो पॉलीजेनिक है, यानी 2 जीन्स नहीं है जो कंट्रोल कर रही है, क्योंकि अगर 2 जीन्स होती हैं तो या तो बहुत ज़्यादा लंबे लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे लोग होते हैं, बट हमारे पास हाइट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। इसका मतलब बहुत सारी जीन्स है जो इसे कंट्रोल कर रही हैं, डिपेंड करता है कितनी जीन्स है आपके पास लंबा करवाने वाली, कितनी जीन्स छोटा करवाने वाली है, तो ये पॉलीजेनिक है। ना हु डिस्क्राइब सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला के ऊपर जो वर्क किया था वो किया था T.H. मॉर्गन साहब ने। मॉर्गन ने जो है वो ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज जो है वो डिटरमिन की थी। तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो दिस इज नन ऑफ दिस। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं। हमारे पास एक नर्वस सिस्टम की 2 डिवीजन्स होती हैं। एक नर्वस सिस्टम की डिवीजन वो है जिसे हम कहते हैं CNS, एक वो है जिसे हम कहते हैं PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सारे के सारे तार आते हैं जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं। अब ये नर्व्स जो हैं ये 2 होती हैं, 2 तरह की होती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स होती हैं और एक स्पाइनल नर्व। एक वो है जो ब्रेन से निकल रही है वो क्रेनियल है, एक वो है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है वो स्पाइनल है। तो ब्रेन से निकलने वाली जो है वो 12 जोड़ियाँ होती है, 12 नंबर नहीं है ये, 12 जोड़ियाँ हैं। तो टोटल नंबर कितना बनता है, टोटल नंबर 24 है, 12 राइट साइड के लिए, 12 लेफ्ट साइड के लिए। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो है वो 31 जोड़ियाँ हैं, 31 पेयर्स, तो टोटल नंबर जो है वो 62 है। तो यहाँ पर खैर ऑप्शन में 24 नहीं था, तो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो यहाँ पर 12 पेयर्स हैं, ठीक है, 12 पेयर्स। बट ये क्वेश्चन इस तरह दिया जा सकता है कि टोटल नंबर पूछा गया है ना, तो 12 के साथ आगे 24 भी दिया जाए, तो तब आंसर जो है वो 24 होगा, क्योंकि टोटल नंबर पूछा है तो टोटल नंबर 24 नर्व्स बनती हैं, 12 जोड़ियाँ बनती। तो पेयर्स अगर लिखा होता तो 12 राइट आंसर होता, और अगर 24 इसके अंदर दिया हुआ था तो इस वक्त 24 आंसर होता। ना विंग्स ऑफ द बर्ड एंड फ्लाई जो है दे आर एग्जाम्पल ऑफ। तो होमोलोगस ऑर्गन जो है ये रॉन्ग आंसर है। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि फंक्शनली डिफरेंट हो, यानी काम डिफरेंट करें, बट उनकी अंदर से बनावट जो है वो सिमिलर हो, तो वो होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैट जो है उसका विंग देखें और इंसान का हाथ देखें, तो दोनों जो है उनका काम डिफरेंट है। वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, हम बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट अंदर से अगर आप बोन्स का पैटर्न देखेंगे तो आपको सिमिलर नजर आएगा। तो ऐसे ऑर्गन कहलाते हैं होमोलोगस। इसके बरक्स एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं कि जो फंक्शनली सेम होते हैं, काम सेम करते हैं, बट उनकी बनावट डिफरेंट होती है। तो विंग्स जो है ना, बर्ड के विंग्स हो, इसका आंसर एनालॉगस है। बर्ड के विंग्स हो या फ्लाई के विंग्स हो, दोनों की बनावट डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। तो जब फंक्शन सेम होता है, फंक्शन सेम, तो वो एनालॉगस है। फंक्शन डिफरेंट जो होता है वो होमोलोगस होता है, ठीक है, फंक्शन डिफरेंट। वेस्टिजियल वो होते हैं जिनका फंक्शन ही नहीं होता, जिसमें वो पाए जा रहे हैं उनमें फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो अपेंडिक्स है उसका फंक्शन नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के अंदर दिमाग है उसका फंक्शन नहीं है, ठीक है, वो फंक्शनलेस पड़ा हुआ है, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। नाउ द मेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स वो होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स खुद किस चीज़ से बने होते हैं, तो राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन पाया जाता है और राइबोसोम्स के अंदर आरएनए होता है, जिसे हम कहते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम्स को बनाने का जिम्मा किसका होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम होता है जो कि राइबोसोम्स को फॉर्म करता है।
ठीक है जी। अच्छा, डीएनए और प्रोटीन जो है ना, ये कॉम्पोजिशन हो जाएगी क्रोमोसोम की। प्रोटीन और लिपिड जो है ये कॉम्पोजिशन हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन की, या जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें प्रोटीन और लिपिड होता है। बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ये डिफरेंट चीज़ों की कॉम्पोजिशन हो सकती है। खैर ना, ये हो गया विंग्स ऑफ द बर्ड, ये भी हो गया। द हार्मोन कॉर्टिसोल इज सीक्रेटेड बाय, तो कॉर्टिसोल जो है ये हार्मोन है जो कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जो सीक्रेट करता है, जिसे हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड से आपका एल्डोस्टेरोन भी आता है जो कि सोडियम का लेवल मेंटेन करता है, किडनी से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। यहाँ से एंड्रोजन्स भी आते हैं जो कि वो करवाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करवाते हैं मेल में। और यहाँ से कॉर्टिसोल भी आता है जो कि ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ाता है, पेन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड है विच इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से मल्टीपल हार्मोन्स आते हैं, इसका एक अगला पार्ट होता है एंटीरियर और एक पिछला पार्ट होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से एडीएच आता है, ऑक्सीटोसिन आता है, एंटीरियर से मल्टीपल हार्मोन्स आते हैं। ओवरी से ईस्ट्रोजन आता है और प्रोजेस्टेरॉन आता है। प्रोजेस्टेरॉन इसके अंदर एक अदद स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम, वहाँ से आता है। पेनक्रियास से जो है वो इंसुलिन आता है और ग्लूकागॉन आता है। पॉन्ड इकोसिस्टम जो है उसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो कि फीड करता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि खाना अपना खुद प्रोड्यूस करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, उनको खाने वाले जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो जू प्लैंक्टन, प्लैंक्टन एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जू का मतलब एनिमल लाइक, तो ये भी उसके अंदर आते हैं। इंसेक्ट के जो लार्वे होते हैं ये भी जो है वो आपके प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। फिशेस जो हैं हमारे पास, हर्बीवोर फिशेस जो हैं ये भी प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास ये प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आएंगे। तो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नाउ द कंडीशन XX and XO सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज प्रेजेंट है। XX का मतलब ये है कि इसके पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है, और XO का मतलब ये है कि उसके पास एक X क्रोमोसोम है। तो ये कंडीशन देखें, मेन के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, मेल के अंदर जो है वो 44 ऑटोसोम होते हैं, यानी मेल और फीमेल में एक जैसे वाले, और एक X और एक Y होता है मेल में। फीमेल के अंदर जो है वो अगेन 44 ऑटोसोम होते हैं और X और X होता है। ठीक है, बर्ड्स के अंदर जो है वो ऑटोसोम्स तो बराबर होते हैं, और जो कंडीशन होती है वो रिवर्स होती है, यानी जो मेल होता है उसके पास Z और Z होता है, और जो फीमेल होती है उसके पास डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, Z और W होता है। ग्रास हॉपर जो होता है उसके अंदर ये कंडीशन डिफरेंट होती है, उसके अंदर जो है वो टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, किसमें, ये मेल के अंदर होता है। ठीक है, मेल में 23 क्रोमोसोम होता है और 24 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फीमेल में होते हैं। तो फीमेल के पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम होंगे और मेल के पास एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये वाली कंडीशन जो है ये देखने को मिलती है हमारे पास ग्रास हॉपर के अंदर। ठीक है, द डीएनए रेप्लिकेशन इज, तो डीएनए की रेप्लिकेशन हमारे पास जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, जिसके अंदर होता ये है कि ये डीएनए है, सबसे पहले ये खुलता है, इसके दोनों धागे अलग हो गए, अब इसके अराउंड एक नया धागा बनेगा। ठीक है, और इसके अराउंड भी एक नया धागा बनेगा। तो एक डीएनए से दो डीएनए हो गए, दोनों डीएनए के अंदर आधा डीएनए पुराना वाला है और आधा डीएनए नया बना है। तो दिस इज रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज डोमिनेंट इन मेन। अब जेनेटिक डिजीजेस वो होती हैं जो कि जीन्स की खराबी की वजह से होती हैं, डीएनए की खराबी की वजह से होती हैं। डोमिनेंट का मतलब ये होगा कि अगर किसी एक पेरेंट से भी ख़राब डीएनए आ गया तो बच्चे के अंदर ये बीमारी हो जाएगी। और रिसेसिव का मतलब ये होता है कि जब दोनों पेरेंट्स से ख़राब डीएनए आएगा तब जाकर ये बीमारी होगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कलर ब्लाइंडनेस किसी फीमेल को तब होता है जब फादर के पास से और मदर के पास से, दोनों के पास से जो है वो एक ऐसा एक्स क्रोमोसोम आए जिसके ऊपर स्मॉल सी लगा हो, यानी कलर ब्लाइंडनेस करवाने वाली अलील लगी हुई हो। सिमिलरली हीमोफीलिया के अंदर भी ये फीमेल के अंदर तब होता है जब दोनों के पास से ऐसा डीएनए आए जो कि हीमोफीलिया करवाने वाला हो, तो ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी रिसेसिव है। टे-सेक कंडीशन भी एक ऐसी कंडीशन है, ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ के अंदर होती है, इसके अंदर एंजाइम काम नहीं कर रहा होता। इसमें भी ये बीमारी तब होती है जब दोनों पेरेंट्स से ख़राब डीएनए आए। तो ये तीनों जो हैं ये रिसेसिव हैं। इन्होंने पूछा है कौन सा डिसऑर्डर डोमिनेंट है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं है, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ये तीनों रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, ये सिर्फ उस बच्चे के अंदर होंगे जिसके दोनों पेरेंट्स से एक ख़राब डीएनए बच्चे के अंदर आएगा। एबायोटिक फैक्टर दैट ब्रिंग्स सडन चेंज इन इकोसिस्टम, तो एबायोटिक का मतलब ये होता है कि नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे नॉन लिविंग हैं।
तो इसमें से वो कौन सा है जो सडन चेंज लेकर आता है? तो वो लाइट नहीं है, फायर है। आग जब लगती है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, तो सडन चेंज आता है आपके इकोसिस्टम के अंदर, पुरानी आबादी ख़त्म हो जाती है, फिर वहाँ पर नई आबादी आती है। ह्यूमन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो किस प्रोटीन की वजह से होती है? तो ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं फिब्रिनोजन, लिवर बना के छोड़ता है ये, और ये क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती है प्लेटिलेट्स को। ये प्लेटिलेट है, ये दूसरा प्लेटिलेट है, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है फिब्रिनोजन। तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। एल्बुमिन जो है ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, चीज़ों को साथ लेकर जाती है। ग्लोबुलिन जो है ये डिफेंस का काम, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं। हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है, ये गैसेस की ट्रांसपोर्ट करती है। एक्टिन जो है ये मसल्स के अंदर पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। मेल सेक्स हार्मोन कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? तो मेल के सेक्स हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम एंड्रोजन्स कहते हैं। मैंने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं। ईस्ट्रोजन जो है ये फीमेल का हार्मोन है। कॉर्टिसोन जो है ये कॉर्टिसोल समझ लें, ये वही है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से आ रहा था। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जो है ये आपका सोमैटोट्रोपिन है जो कि उससे आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल? तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स जैसे हमारे पास सेल के अंदर जिनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग चढ़ी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पास, उसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये नन ऑफ दीज नहीं है, बल्कि राइबोसोम वो है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। द एंजाइम पेप्सिन इज प्रेजेंट इन? तो पेप्सिन मैंने पहले भी बताया था, ये गैस्ट्रिक जूस में होता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में आता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पेप्सिनोजन, और उसे कन्वर्ट करता है HCl पेप्सिन के अंदर। ठीक है, HCl इसे कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और ये फिर प्रोटीन्स को तोड़ता है। बाइल जो है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मल्टीपल एंजाइम होते हैं, लाइक ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, ठीक है, अमाइलेज है। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, ये बात याद रखिए, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं। सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है जिसे टाइलिन भी कहता है। चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कम्युनिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड? तो किसी भी जगह पर जो एक कम्युनिटी है, वक्त गुजरने के साथ वहाँ पर उससे बेहतर कम्युनिटी आती है, फिर उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर, एक वक्त आता है कि वहाँ के हिसाब से बेहतरीन कम्युनिटी आ जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है।